Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you our history of class 4 and our subject is SST. So today we will do part 4 of this topic. So under this topic our contents are like this: ancient period, medieval period and modern period. Okay. And today we have to do modern period. So last class we did ancient period and the medieval period. So before proceeding further, before starting this modern period, let's do a little bit of quick revision of this ancient and the medieval period. Okay, now let's have a little bit of recap. So in the ancient period, when we talk about our history of the ancient period, ये जो हमारा अर्ली ट्रेसेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ है वो कहाँ पर मिला हम लोग को? भीमबेटका केव पेंटिंग में, है ना. और उसके बाद फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन. और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर है? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस. और जो रिवर इंडस है वो अभी पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है. ओके. एंड देयर वर मेनली टू सिटीज, है ना. टू सिटीज एक्सकैवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. एक रहा हड़प्पा और दूसरा रहा मोहनजोदारो. और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है. और उसके बाद ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी और अदर रिमेन्स है, उससे हम लोग को क्या पता चलता है? जो पीपल उन सोसाइटी में रहते थे उन लोग का लाइफ स्टाइल कैसा था, वो लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वो सब हमें सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी एंड अदर जो भी सामान मिला है उससे हम लोग को पता चलता है, ठीक है. एंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट नोन अर्बन सोसाइटी है इंडिया के, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी डिड आर्यंस. एंशिएंट पीरियड के अंदर में है आर्यंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना. तो आर्यंस कौन थे? आर्यंस ड्यूरिंग द 1500 BCE. 1500 BCE में सम ट्राइब्स, है ना, जो सेंट्रल एशिया में आए थे, है ना, दे वर कॉल्ड द आर्यंस, है ना. जो सेंट्रल एशिया से 1500 BCE में इंडिया आए थे उसे हम बोलते हैं आर्यंस. एंड व्हेन दे फर्स्ट केम टू इंडिया दे फर्स्ट सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब. और उन्होंने क्या किया? पहले जो नॉर्थ इंडिया में दासास और दासीस रहते थे उन लोग को वहाँ से हटाया और उन लोग वहाँ पर रहने लगे. और बाद में जाके उन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ पर बनाया? गंगा एंड दी यमुना रिवर्स. और जो आर्यंस है दे ग्रू क्रॉप्स एंड दे ऑल्सो डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड दे ऑल्सो बिलीव इन दी ओपन एयर सेरेमोनीज एंड सेक्रीफाइसेस. वो लोग सेक्रीफाइसेस में भी बहुत बिलीव करते थे. और ये जो आर्यंस है, आर्यंस से पहला इंसान था जिन्होंने क्या किया था? संस्कृत में लिखा था. और ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्यंस के जो भी आर्यंस जब आए थे उस वक्त फेमस ग्रेट बुक्स जैसे कि वेदास, उपनिषद एंड और एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत जो भी है वो सब दिस एज में ही कंपोज हुआ था, है ना. और इसीलिए हम ये जो आर्यंस आया हुआ जो भी एज है इसे हम वैदिक एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसी एज में तो वेदास लिखा था, तो इसलिए हम दिस एज को वैदिक एज भी बोलते हैं. देन अंडर द एंशिएंट पीरियड वी आल्सो डिड महाजनपदास, यानी कि जो नॉर्दर्न इंडिया के जो 16 किंगडम्स है उसे हम कुल मिला के महाजनपदास बोलते हैं. और उसमें से सबसे पावरफुल कौन सा रहा? मगध थे सबसे पावरफुल किंगडम. एंड आफ्टर दैट अंडर द एंशिएंट पीरियड ओनली वी डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट. हमने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा है ना, जो 4th सेंचुरी BCE में ग्रीक्स एंड इरानियंस के बीच में वर्ल्ड में सुप्रीमेसी गेन करने के लिए फाइट हुआ था, है ना, बैटल हुआ था दोनों के बीच. और जो मैसिडोनिया है अंडर द लीडरशिप ऑफ द अलेक्जेंडर दे डिफीटेड इरानियंस, है ना. एंड आफ्टर दे डिफीटेड इरानियंस दे केम टू इंडिया एंड दे फर्स्ट conquer the Kabul Valley. इंडिया के काबुल वैली कंकर्ड किया एंड हिली एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड रिच ओहिनिया अटैक. और उसके बाद काबुल वैली जब कंकर किया उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उसे कंकर्ड किया. इसी तरह से इंडिया में आ गए. और जब इंडिया में आए थे पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में एक फाइट हुआ था, है ना. बट दो पोरस वॉज डिफीटेड इन दैट बैटल. जब बैटल में हारे थे पोरस, बट अलेक्जेंडर वॉज वेरी इम्प्रेस
क्यों इम्प्रेस हुए थे? क्योंकि पोरस जो है वो बहुत बहादुरी से लड़े थे और बाद में जाके पोरस एंड अलेक्जेंडर दोस्त भी बने थे। पर इतना साल तक फाइट करते करते सुप्रीमेसी गेन करने के लिए बैटल करते करते बहुत थक गए थे अलेक्जेंडर का आर्मी, है ना। तो इसीलिए उन लोगों को क्या इच्छा हुआ? घर लौटने के लिए बहुत इच्छा हुआ। तो इसलिए जब अलेक्जेंडर अपने आर्मी के साथ घर लौट रहे थे तो इन 323 BCE इन बेबीलोन एट द एज ऑफ 33 years old अलेक्जेंडर डाइड ओवर देयर, क्योंकि वो बीमार हो गए थे ना, और बीमारी की वजह से उसका देहांत वहाँ पर हो गया बेबीलोन में इन 323 BCE एट द एज ऑफ 33। सो ही डाइड एट अ वेरी यंग एज अलेक्जेंडर, है ना। तो आफ्टर द अलेक्जेंडर हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य। तो एंशिएंट पीरियड के अंडर में ही हमने चंद्रगुप्त मौर्य भी देखा। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, है ना। मॉडर्न एम्पायर के फाउंडर थे एंड इट वॉज अंडर हिम ओनली दैट इंडिया गेन पॉलिटिकल यूनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में ही इंडिया ने अपना जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो गेन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने कब रूलर बना था? 322 BC में रूलर बना था। एंड ही फाउंडेड द मॉडर्न एम्पायर विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर। और उनका जो एडवाइजर है उसका नाम कौटिल्य है, जिसे हम चाणक्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने देखा अशोका द ग्रेट। तो अशोका कौन थे? अशोका वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। और व्हेन ही बिकेम दी एम्परर, जब अशोका एम्परर बने थे, उन्होंने अपना जो बाउंड्रीज एम्पायर का वो एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने कलिंगा वार फॉट किया था, ठीक है। सो ही फॉट द वार ऑफ कलिंगा इन 261 BCE। पर क्या हुआ? ही बिकेम वेरी अपसेट इन दैट कलिंगा वार बाय द ब्लडशेड एंड द लॉस ऑफ द लाइफ, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया? ही डिसाइडेड टू नॉट टू फाइट एनी मोर, और इसलिए उन्हें बुद्धिज्म एडॉप्ट किया। और बुद्धिज्म जब उन्होंने एक्सेप्ट किया उसके बाद उन्हें प्रचार करने के लिए, है ना, और द एशियन कंट्रीज में भी और इंडिया में भी उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। एंड इन ऑर्डर टू रीच पीपल उन्होंने क्या किया? उन्हें इंस्क्रिप्शंस एंड पिलर्स में भी मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया। और इसमें से ही अशोका का एक जो 4 लायन मोटिव है ना, ऑन द टॉप ऑफ वन ऑफ हिज पिलर, वो हमारा अभी इंडिया के नेशनल एंथम है ना। एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट अंडर द एंशिएंट पीरियड विद इट गुप्ता एज, यानी कि गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास, जिसे हम गुप्ता एज को हम क्लासिकल एज एंड गोल्डन एज भी बोलते हैं। क्योंकि अंडर दिस एज, है ना, ये जो गुप्ता एज मॉडर्न एज के जो मॉडर्न एम्पायर के बाद में आए थे, है ना, Gupta, they were very popular rulers and also India became a rich country under their rule. और different ये बहुत prosperous एज था इंडिया के, है ना। एंड डिफरेंट आर्ट, कल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी जो भी था ये सब गुप्ता एज में ही डेवलप हुआ था। तो वी डिड टिल गुप्ता एज अंडर द एंशिएंट पीरियड, है ना। और उसके बाद हमने मिडिवल पीरियड देखा, है ना। तो जब हम मिडिवल पीरियड के बारे में बात करते हैं, सो when we talk about the medieval period, that towards the close of the 10th century the rulers of the Arabia and Persia became very powerful. So जब 10th century के close में क्या हुआ था? Rulers of Arabia and Persia became very powerful and in that phase only they attacked India because India was a rich country at that time, है ना। तो उन्होंने इंडिया में अटैक किया और उसमें से मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद ऑफ घोरी रेडेड द कंट्री, है ना, हमारे देश में आए थे इंडिया में और बहुत ज़्यादा वेल्थ इंडिया से लेके गए थे। तो उसके बाद अब दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुआ, है ना, 1206 to 1290। 1206 में सब स्लेव डायनेस्टी हुआ था, है ना। एंड स्लेव डायनेस्टी हुआ था, फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी था और वो रहा 1206 से लेके 1290 तक दिल्ली सल्तनत फर्स्ट टर्किश डायनेस्टी थे। तो ये दिल्ली सल्तनत किसने फॉर्म किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, फॉलोड बाय
Iltutmish, Razia Sultan and Balban. So after the decline of the Delhi Sultanate, क्या हुआ, मुगल एम्पायर आए थे, ठीक है, मुगल एम्पायर came into India, and who was the founder of the Mughal Empire? Babur was the founder of the Mughal Empire. And after the Babur, his son Humayun became the emperor, and after Humayun, Akbar became the emperor. And Akbar was the most सक्सेसफुल मुगल रूलर, है ना. और अकबर ने जब पावर में आए थे, उन्होंने अपना एम्पायर बहुत एक्सपेंड किए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी उन्होंने बहुत अपने एम्पायर एक्सटेंड किए थे. वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने काबुल तक एक्सपेंड किया था, और ईस्ट में हम अगर देखते हैं तो बंगाल तक किया था, एंड नॉर्थ में जब हम देखते हैं तो कश्मीर तक किया था, एंड साउथ में विंध्यास तक किया था. तो उन्होंने मनसबदारी सिस्टम एंड दिन आइलाई भी स्टैब्लिश किए थे अकबर ने, है ना. एंड आफ्टर अकबर हिज सन जहांगीर बिकेम द एम्परर, एंड आफ्टर जहांगीर हिज सन औरंगजेब बिकेम द एम्परर, है ना. एंड औरंगजेब डाइड इन 1707. तो औरंगजेब का देहांत 1707 में हुआ था. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, मेनी वीक रूलर्स came into power. Many weak rulers started to rule Mughal Empire. अब after the death of the Mughal Empire, after the death of औरंगजेब, धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होते चला गया. एंड द लास्ट मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जाफर, ठीक है. और इसी तरह से 1857 में बहादुर शाह जाफर जो है ना, he was deposed in 1857 by the British. So after बहादुर शाह जाफर अब आएगा हमारा मॉडर्न पीरियड, ठीक है. तो मॉडर्न अब होगा, मॉडर्न पीरियड में कौन आएगा, ब्रिटिशर्स, ठीक है. मॉडर्न पीरियड. सो आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, the British began, B-E-G-A-N, began their rule all over India. So after the fall of the Mughal Empire, तो जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, उस वक्त ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, है ना. ये जो ब्रिटिशर्स है वो जहांगीर के टाइम में ही आए थे, है ना. Who was जहांगीर? जहांगीर was the son of औरंगजेब, son of अकबर. तो जहांगीर के टाइम में ही ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड करने के लिए, है ना. और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, है ना. कंट्रोल करने स्टार्ट कर दिया. एंड बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था, है ना. और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था. और जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, मोस्ट ऑफ द बंगाल जो है उन्होंने कंट्रोल किया था ब्रिटिशर्स ने. सो आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, तो जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, क्या हुआ, ब्रिटिश बिगैन दे रूल ऑल ओवर इंडिया. सो अब ब्रिटिश रूल करने लगे, ठीक है. एंड ये जो फ्रेंच, पोर्टुगीज एंड डच ट्रेडिंग कंपनीज है ना, विच हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, वेर ऑल्सो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स के साथ डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज भी थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, है ना. डच, फ्रेंच, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे. पर क्या हुआ, ऑल दिस ट्रेडर्स, डच, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी लोगों को हरा दिया और अपना पावर और अपना और ये जो है ब्रिटिशर्स वो पावर में रह गए, है ना. एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो डिफीटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस डच, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला. तो उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला थे उनको भी हरा लिया. एंड आफ्टर दे डिफीटेड नवाब सिराजुद्दौला, दे बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल. तो इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो जो मॉडर्न इंडिया के जो पीरियड है वहाँ पर ब्रिटिशर्स आता है, और इसी तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो धीरे धीरे पावर में आते गए, ठीक है. And although the British had come to India as traders, तो पहले क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर्स आए थे इंडिया में, है ना.
तो इंडिया में एज ए ट्रेडर्स आए थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पावर गेन किया और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है ना हमारे इंडिया के, वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। एंड सून ब्रॉट द होल इंडिया अंडर देयर कंट्रोल, और इसी प्रकार से जो हमारा इंडिया है उसे एज द होल अपने कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिशर्स ने, है ना। और उन्होंने कितना अनफेयर मीन्स अपनाया था इंडिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, है ना, कितना एक्सप्लॉइट किया था, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत अनफेयर मीन्स यूज करके लास्ट में क्या किया, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया एज अ होल उन्होंने अपना कंट्रोल में ले लिया और इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया। एंड दे ऑल्सो बिल्ड रोड्स, रेलवे लाइन्स एंड पोर्ट्स। तो ये जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने रोड्स एंड रेलवे लाइन्स एंड पोर्ट्स जो है वो सब बनाने स्टार्ट कर दिया। एंड ये सब तो बना लिया उन्होंने, रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट्स है वो सब तो बना लिया, पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने जो हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, ट्रेड एंड इकोनॉमी है, उन सभी लोग को खत्म कर दिया। दे रूइन एवरीथिंग, है ना। अगर फैक्ट्री सेटअप करना है तो ब्रिटिशर्स से पूछना पड़ता था, इंडियंस को सेटअप करना नहीं देता था, सिर्फ ब्रिटिशर्स में अलाउड, है ना। तो दे रूइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इकोनॉमी, उन सभी ब्रिटिशर्स ने हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो सबको रूइन कर दिया, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल्स इंडिया से अपने देश इंग्लैंड में लेके जाते थे ब्रिटिशर्स, है ना, वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आता था वो बहुत वेल फिनिश था, है ना, वेल फिनिश एंड ऑल्सो इट वाज चीप, है ना। सो इसी वजह से ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे 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 खत्म होते चले गए बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। एंड ऑल्सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड पीजेंट्स ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड थ्रू वेरियस पॉलिसीज। तो उन्होंने ये सब करने के बाद जब अपना सामान इंग्लैंड से लेके इंडिया में लेके सेल किया, तो मेनी जॉब्स जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते थे उन लोगों का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो डिक्लाइन हो गया, है ना। तो जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते थे दे ऑल लॉस्ट देयर जॉब्स, तो उन लोग का जॉब चला गया, है ना। एंड वो जो पीजेंट्स है इंडिया के, पीजेंट्स को भी बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, है ना। जैसे कि ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए पीजेंट्स को कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए बोलते थे, है ना, जैसे कि कटन्स, क्योंकि कटन्स इंडिया में ही होता था और इंग्लैंड में वहाँ पर बहुत ठंड होने की वजह से वहाँ पर कटन नहीं होता था। एंड कटन क्लॉथ जो है वो बहुत डिमांड में थे, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स में कटन क्लॉथ बहुत डिमांड में थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के जो फार्मर्स है उन सब लोग को कटन कल्टीवेट करने के लिए बोला, है ना। एंड कटन इज अ कैश क्रॉप, जिससे पैसे मिलता है ना, इट इज़ नॉट अ फूड क्रॉप्स, तो कैश क्रॉप है कटन। तो उन्होंने कटन ग्रो करने के लिए बोला एंड ऑल द रॉ मटेरियल्स वेर टेकन इनटू इंग्लैंड में लेके गए और वहाँ पर बहुत सस्ते दाम में रॉ मटेरियल्स खरीद के इंग्लैंड में लेके गए, और जो भी फिनिश प्रोडक्ट है वो इंग्लैंड से इंडिया में लेके बहुत एक्सपेंसिव दाम में बेचते थे। और फार्मर्स जो है वो तो कैश क्रॉप तो ग्रो कर लिया, वो भी सस्ते दाम में ही खरीद के ले गया, है ना। एंड अपार्ट फॉर दैट जो फूड क्रॉप्स होता है ना, वो कम पड़ने लगे। सो बिकॉज इन दिस वे पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जो है वो उन लोगों से प्रॉफिट से ही मतलब था, है ना। तो इसलिए अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए बहुत पीजेंट्स को बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, है ना। और पीजेंट्स जो भी ग्रो करते थे, है ना, वहाँ पर 3/4 पार्ट या फिर 1/3 पार्ट जो भी है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, एंड समटाइम्स इन कैश और समटाइम्स इन क्रॉप्स। इसी प्रकार से पीजेंट्स को बहुत एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, एंड दस इंडियंस वेर अनहैप्पी। सो इसीलिए बहुत एक्सप्लॉइट करते चले गए ब्रिटिशर्स, है ना, और एंड इंडियंस बिकेम वेरी अनहैप्पी, और इंडियंस बहुत अनहैप्पी होते चले गए धीरे धीरे, है ना, अंडर दिस ब्रिटिश रूल। एंड जब वो बहुत एक्सप्लॉइटेड होते गए, है ना, तो वो बहुत गुस्सा बढ़ गए थे इंडियंस के, वो अब ज़्यादा सहन कर नहीं पा रहे थे। तो इन रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ, इंडियंस ने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, है ना। और ये जो और इसे जो 1857 में जो हुआ था, इसे हम क्या बोलते हैं, 1857 में क्या हुआ था, इंडिया रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, है ना। तो 1857 का जो रिवोल्ट किया था इसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम पोस्ट वार ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम पोस्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जहां पर इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, है ना। पर ये क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया, है ना। दो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट सक्सेसफुल, दो रिवोल्ट ऑफ 1857 सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट इंडिया but India came to know that we all have to be independent, है ना। हम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें ये जो ब्रिटिशर्स ने हमें गुलामी करके रखा है, हम इससे बाहर निकलना चाहिए, ये सब लोग समझ गए थे। बट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन हो गया एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सो आफ्टर दैट इंडिया केम अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था उस वक्त सब क्योंकि रिवोल्ट 1857 जो डिक्लाइन हुआ था उसका मेन रीज़न था प्रॉपर लीडरशिप नहीं था, ठीक है, और एक यूनिटी नहीं था हो। और वहाँ पर जब रिवोल्ट 1857 से ही सोशल रिफॉर्मर्स जो है उन लोग को पता चल ही गया था कि अगर हमें इंडिपेंडेंट गेन करना है तो हमें यूनाइटेड होना चाहिए हम लोग को, ठीक है, हम लोग को यूनाइटेड होना चाहिए और जो इविल प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में वो सब हटाना चाहिए, है ना। और उसके बाद ही हम इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हैं, ये सब मानना था सोशल रिफॉर्मर्स को, है ना। एंड मेनी एजुकेटेड इंडियंस फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और मेनी एजुकेटेड इंडियंस जो है उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जो इंडियन लीडर्स ने बनाया था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नंबर 1 में आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। तो डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे ना, जिसमें से ये आता है। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म किए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आजाद हिंद फौज क्यों फॉर्म किए थे? तो जो हमारे इंडियंस है उन लोग को ब्रिटिशर्स से छुटवाने के लिए, ठीक है, फ्रीडम गेन करने के लिए ये सब इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म किया थे, है ना। एंड हमारा पॉपुलर लीडर्स कौन है फ्रीडम फाइटर का? हमारा पॉपुलर लीडर्स है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल were the most popular leaders of the freedom movement। तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भी है ये सब हमारा पॉपुलर लीडर्स है। और इसके अलावा भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स है जिसे हम इस छोटे से पैनल में नहीं लिख सकते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो मेनी पॉपुलर लीडर्स एंड ऑल्सो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, और जिसके वजह से हमें आज़ादी मिला, ठीक है। एंड इंडिया अटेन्ड ठीक है। और उसमें से जब हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी यूज द पीसफुल मेथड ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह में बिलीव करते थे, है ना। सत्य यानी कि ट्रूथ एंड अग्रह मीनिंग टू इंसिस्ट
तो उनका मानना था जब हम पीसफुल मेथड से ही हम इंडिपेंडेंस गेन कर लेंगे, है ना। और सत्याग्रह, तो जो सत्याग्रह फॉलो करते हैं, जिसे हम सत्याग्रही बोलते हैं, वो सब लोग को अपने देश के लिए जब भी बलिदान देना होता है तो रेडी रहना चाहिए। तो महात्मा गांधी बिलीव इन दी नॉन वायलेंस एंड यूज अ पीसफुल मेथड ऑफ सत्याग्रह बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू अपोज ब्रिटिश रूल। यानी कि ट्रूथ, है ना, ट्रूथ के साइड में होना चाहिए हमें, एंड नॉन वायलेंस होना चाहिए, ये सब महात्मा गांधी का मानना था, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ मूवमेंट, और महात्मा गांधी ने नंबर ऑफ मूवमेंट में ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो सब गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। क्यों किया था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, है ना। और महात्मा गांधी 1915 में इंडिया के पॉलिटिक्स में आए थे, और उसके बाद ये जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया का, उसका सिनेरियो ही चेंज हो गया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह है, उससे ही चंपारण कैंपेन जो उसके वजह से ही महात्मा गांधी फर्स्ट केम इन दी इंडियन पॉलिटिक्स, और उन्होंने डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इतना सारा मूवमेंट क्यों किया था? ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाने के लिए, एंड इन दिस केस ही फोर्स द ब्रिटिश टू लीव इंडिया। तो ब्रिटिशर्स को हमारे देश छोड़ने के लिए बहुत फोर्स किया। एंड आफ्टर मच स्ट्रगल एंड लॉस ऑफ लाइव्स, इंडिया फाइनली बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री। और उसके बाद बहुत फाइट हुआ था, है ना, कितना हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे कि लाल लाजपत राय, भगत सिंह है ना, उन्होंने अपना बलिदान दिया था, ठीक है, हमारे देश के लिए उन लोग ने बलिदान दिया था। इसमें से बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स है जिसने हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा बलिदान लिए थे, क्योंकि हम जो इंडियन से वो गुलामी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमें, अपना प्रॉफिट के लिए हम लोग को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना। तो हम लोग को फ्रीडम चाहिए, तो हमें फ्रीडम गेन करने के लिए इतना जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उन सब लोग ने अपना अहम भूमिका निभाया था। और लास्ट में और सुभाष चंद्र बोस जिसने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म किया था, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मच स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, है ना, बहुत जान चले गए थे, दे ऑल लॉस्ट देयर लाइफ, मोस्ट ऑफ द पीपल lost their life, and India finally became independent country। और उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे। कब बन गए थे? We attained freedom 80 attempts. At last, India attained freedom from the British rule on 15th August 1947. So at last हमने कब इंडिपेंडेंट गेन किया? 15 अगस्त 1947 में हमने इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेंड किया, और उसके बाद वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, ठीक है। तो इसी सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये जो राजपूत है, जो हिंदू रूलर्स है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो भी है वो सब एंशिएंट पीरियड के अंडर में आता है ना। और जब हम मिडिवल पीरियड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर मुगल्स एंड सुल्तान्स होते हैं, है ना। एंड आफ्टर द मिडिवल पीरियड व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न पीरियड, वहाँ पर ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है। एंड इट वाज इन द मॉडर्न पीरियड ओनली हमारे जो इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया को आज़ादी पाने के लिए डिफरेंट पॉपुलर रिवोल्ट हुआ था, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो भी है ये सब हमारे मॉडर्न इंडिया में आते हैं। और ये जो हमारा पॉपुलर लीडर्स है, जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी है ये सब लोग मॉडर्न इंडिया के अंडर में आते हैं। एंड जो अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब है, वो सब मिडिवल पीरियड में आता है, क्योंकि वो मुगल्स है ना। एंड सुल्तान जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान, बालबन जो है वो भी सल्तनत पीरियड है ना। और सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड मिडिवल पीरियड में ही आता है, ठीक है।
तो दिस इज आवर टॉपिक that is our history. So now today we did modern period also. So we have covered all the topic, that is ancient period, medieval period and modern period. Okay, so next class we will do its difficult word. जैसे कि this topic में आप लोगों को बहुत difficult word मिला है ना, और difficult word का meaning क्या है वो हम next class में देखेंगे, और उसके बाद question answers और match the column, fill the blank जो भी है वो सब हम next class में देखेंगे. Okay, so now here we come to the end of this topic, that is our history. Okay, so thank you students.